विजयनगर के महाराज विद्याधर और महारानी केतकी दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनके मंत्री सारंगा के कहने पर दोनों वन देवी की पूजा करने इच्छावन जा पहुँचे, जहाँ पूजा करने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती थी। पूजा करते करते कई दिन और महीने बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उससे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। हाँ? बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए। और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है, उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। हाँ। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है।
पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सूझता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ, दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी, अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन, महीने, ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर। मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर। उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो, मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। हाँ? तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा, वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं। मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो।
राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सब से अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उडंका भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है। वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है? ये रही ताजी सब्जियां। ये तो देखो। और ये भी सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था। परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहाँ सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मूंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं। जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए। इसको महाराज के सामने ही खोलना। अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ, समझ गए। चुंगी और मूंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज। हाँ? मेरी ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हाँ। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। हाँ? हाँ? चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज। हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की, इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सारंगा बुद्धिमान था। अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सारंगा मिट्टी ले जा रहा है,
वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी, उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब। तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया। बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन 3 गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सी होगी? मुझे 3 तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा है? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने 3 अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है। तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके, और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा। महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। टेंशन लेने से होगा क्या? हाँ, बिना टेंशन लिए सारंगा ने इम्तिहान की घड़ी में सोच समझकर जवाब दिया। और आपके पास डांस का टैलेंट है तो किस बात का टेंशन? अब तो मैं बिना टेंशन के परफॉर्म करूंगी। थैंक यू सुधा। विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है, हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी,
क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी, मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उडनका, उडनका, मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख काम में देरी कैसी, पाई पाई जोड़ के जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के। वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े आए धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बाद में करना। पहले ये बताओ हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उडनका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उडनका के पास चलो। उडनका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल हैं। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है पाई पाई जोड़ के? अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उडंका के पास पहुंचा। उडंका, रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उडंका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड?
महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ, विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है। और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है, किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया हार। महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो, तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.